हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स विजन की तरफ से टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश को लेके इंग्लिश में आपके पास जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं 1 to 50 क्वेश्चंस होंगे। इन 1 to 50 क्वेश्चंस का लेवल जो है वो एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जब एग्ज़ाम हम कोई भी लेते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए ज़रा इनको। इंस्ट्रक्शंस कहती है इन द क्वेश्चन 1 to 5 आउट ऑफ 4 alternatives चूज द वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मार्क इट इन द आंसर शीट। आपके पास मेटिकुलस वर्ड दे रखा है जिसका मतलब होता है बहुत ही सावधानी से काम करने वाला, स्टेप बाय स्टेप काम करने वाला। तो इसका हमने सिनोनिम देना है। तो सिनोनिम में आपके पास है करेक्ट, क्लीन, मैथोडिकल और पेंसटेकिंग। सो द आंसर इज पेंसटेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी आपको क्या देना है? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि यहाँ पे भी आपको इसका सिनोनिम देना है। तो वर्ड आपके पास क्या है? सरप्शियसली। क्या वर्ड है? सरप्शियसली, जिसका मतलब होता है जो काम बहुत ही प्लानिंग के साथ पर बिना किसी को बताए किया जाए, यानी कि ये बात गुपचुप तरीके से की जाने वाली बात है। तो ये कामली नहीं है, ये सीक्रेटली है, राइट? तो सिनोनिम आता है सीक्रेटली। अगला वर्ड आपके पास है, अगेन आपने बेस्ट एक्सप्रेस करना है इसका मीनिंग। द वर्ड इज रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है किसी बात का रिप्लाई करना, लेकिन रिप्लाई में बहुत ज़्यादा विजडम शो करना। सो रिफ्यूज करना, सेलिब्रेट करना, दीज टू ऑप्शंस आर नॉट राइट। क्विक विटी रिप्लाई। हाजिर जवाब होने का मतलब होता है कि रिपार्टी है, ठीक है? विटी होना चाहिए रिप्लाई आपका। सो क्विक विटी रिप्लाई इज रिपार्टी। द नेक्स्ट वर्ड इज लुरिड। लुरिड वर्ड जो है इसका भी क्या पूछा गया है? बेस्ट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग, यानी कि फिर से सिनोनिम पूछा गया है। लुरिड का मतलब होता है हॉरिबल, एंड अगर इसका मतलब हॉरिबल है तो हैप्पी नहीं, एबेंडेंट नहीं, ब्राइट नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? शॉकिंग। बेटा अभी कई बार होता है कि ल्यूरिड लूसिड की तरह साउंड करता है, ठीक है? और उसका देखो सिनोनिम आपको दे रखा है ब्राइट। आप वर्ड पढ़ते ही नहीं हो, आप ल्यूरिड नहीं पढ़ रहे हो, आप उसे पढ़ी ल्यूसिड रहे हो। ल्यूसिड वर्ड होता है ब्राइट, ल्यूरिड वर्ड होता है शॉकिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है जी आपके पास, देखिए करे क्वेश्चन अगेन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग आपको दे रखा है। द वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है जब आप किसी सोच में डूबे हुए हैं, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन माइंड जो है आपका वो किसी बात पे लगा हुआ है। सो इट इज़ नॉट केयरलेस, इट इज़ थॉटफुल, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, गुम है किसी के प्यार में, मतलब गुम है किसी के मतलब विचार में, तो वो उसे कहते हैं पेंसिव, राइट? सो पेंसिव वर्ड के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस देखिए चेंज हो रही हैं। कह रहे इन क्वेश्चन 6 to 10 हमने क्या करना है? वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग देना है। वर्ड का ये ऑपोजिट मीनिंग दिया जाएगा। आप वीडियो पोज करके पहले खुद से एज्यूम कर सकते हैं व्हाट शुड बी द आंसर। एंड वर्ड आपके पास है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल ऐसा होता है जिसपे विश्वास ना किया जा सके। आपने इंडिया की टूरिज्म की ऐड देखी है तो वहाँ पे भी लिखा होता है इनक्रेडिबल इंडिया। इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है, ये साथ में कैसे रह सकते हैं? लोगों को विश्वास नहीं होता, ठीक है? तो यूनिटी है हम में, इसलिए रहते हैं। तो इनक्रेडिबल मीन्स कहने का क्या होता है? जिस पे विश्वास ना किया जा सके। तो इसका एंटोनिम क्या बनता है? बिलीवेबल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोज द वीडियो एंड आंसर। एज्यूम करिए आंसर क्या होगा? वेग वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि ये बात जो है आपको क्लियर नहीं है क्या हो रहा है। तो एंटोनिम इसका क्या आ जाता है? क्लियर। अगला वर्ड आपके पास है एक्सटोल करना। एक्सटोल करना यानी किसी की प्रशंसा करना, राइट? यानी किसी की प्रशंसा करना, एक्सटोल करना। तो इट इज़ नॉट हैकल, इट इज़ सेंश्योर, हेट एंड स्कोल्ड। अब देखिए ये दो वर्ड जो है ना, दो सिमिलर हैं। इसका मतलब होता है निंदा करना, राइट? और इसका मतलब होता है डांटना, राइट? तो अभी फिलहाल के लिए इसका मतलब जो है वो क्या लिया जाएगा? सेंश्योर।
क्योंकि प्रशंसा करना एंटोनिम क्या हो जाएगा, निंदा करना। अगली बात आती है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड कर देना, ठीक है। टर्मिनेट करना यानी एंड कर देना। एंटोनिम क्या आ जाएगा, बिगिन करना, राइट। अगली बात है आपके पास हार्मनी। अब हार्मनी की अगर मैं बात करूं तो हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है पीस। यहाँ पे सब शांति शांति है, ठीक है, पीस है यहाँ पे, लेकिन पीस नहीं होगी तो क्या होगा, डिसअग्रीमेंट। तो दैट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मनी। तो 6 to 10 क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए, जिसमें हमने क्या देना था, ऑपोजिट देना था जो भी गिवन वर्ड है। लेट्स सी, अब आपके पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज एंड सेंटेंसेस। सो आपके पास क्वेश्चन है, जरा कोशिश कीजिए अगर आपको आंसर आता है इसका। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, इसे हम कहते हैं एक्सटेंट। कभी कभी आपके बचपन की चीज़ जो अभी आपके अकॉर्डिंग खो गई है पर मम्मी ने संभाल के रखी है, एक्सटेंट है वो। ये हो सकती है आपने जब पहला प्राइज़ जीता हो उसका सर्टिफिकेट, ये हो सकता है कि आपका पहला बना हुआ आईडी कार्ड। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि स्टिल एग्जिस्टिंग है, नॉन है। आप देखिए साबरमती आश्रम जो है उसमें गांधी जी के काफ़ी चीज़ों को रखा गया है, वो एक्सटेंट हैं वो चीज़ें। उनकी स्पेक्टिकल्स जो वो यूज़ करते थे, पेन जो वो यूज़ करते थे, तो दीज एक्सटेंट थिंग्स आर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट वर्ड आता है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इनटू 2 वेज, यानी कि इस बात के 2 मतलब हो सकते हैं, इन्हें 2 तरह से समझा जा सकता है। वैसे तो देखा जाए 2 वेज वर्ड के लिए एम्बी वर्ड जो है वो एक सफिक्स रहता है, ठीक है। एम्बी वर्ड जो है वो 2 चीज़ों के लिए सफिक्स रहता है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड आगे, फिर एम्बिगुअस एंड एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट नहीं, यहाँ पे वर्ड जो होगा वो एम्बिगुअस होगा, जिसका मतलब होता है अनक्लियर, जिसका मतलब है कि वो समझ नहीं पाया। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, 3 तरह के वर्ड होते हैं बेटा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ये किसी पर्सन की 3 पर्सनालिटीज हैं। इंट्रोवर्ट का थॉट जो है, प्रोसेस जो है, वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा होता है। वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे, ये जो मैंने पहना है वो सही पहना है या नहीं पहना है। तो इसके थॉट्स अपने को लेके ज़्यादा होते हैं, और ये सोशल नहीं होते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, एकांत में रहते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसके थॉट जो है वो एक लीडर्स के थॉट होते हैं, वो लोगों की बात समझता है, लेकिन ये परवाह नहीं करता कि मैंने जो कहा तो क्यों कहा, कह दिया तो कह दिया, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों में मिलके रहता है, पार्टी एनिमल होता है, ये बड़े अच्छे से सब लोगों के साथ सोशल कांटेक्ट बना के रखता है। फिर एक बात आती है एम्बीवर्ट की। एम्बीवर्ट एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। अगर इसे अपने ऑफिस में फैमिलियर नहीं होना है तो ये इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी है। अगर अपने पेरेंट्स को ये बताना है कि मेरे तो अच्छे गिने चुने दोस्त हैं तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाता है। लेकिन ज़रा इसे पार्टी में देखो, ये पार्टी की आन बान शान होते हैं, वो फ्लोर पे लेट लेट के डांस करने वाले, तो ये एम्बीवर्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढालने वाले। सो दिस वर्ड एम्बिगुअस इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बताता है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, यानी ऐसी बात जो कह दी है लेकिन उसका समझ नहीं आया क्योंकि उसके दोनों तरह से मीनिंग निकलता है। जैसे किसी ने बोला कि कोई ऐसी बात बोलो जो सुख और दुख में दोनों बराबर लगे, तो किसी ने लिख के दिया कि ये टाइम जो है वो बीत जाएगा, सुख में सोचोगे तो अच्छा सुख बीत जाएगा, दुख में सोचोगे तो अच्छा ही है कि दुख बीत जाएगा। तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके 2 मीनिंग हैं, राइट। चलिए जी, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर। वॉर में स्पाइस तो हर कोई रखता है, ठीक है, जासूस, क्योंकि हमें देखना है बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। रामायण से भी आपने देखा ना कि वो भेष बदल के आ जाते थे, ठीक है, तो वो देख लेते थे, पता चल जाता था। तो ऐसे स्पाइस को जब हम वॉर में करते हैं, इंगेज करते हैं, इस प्रैक्टिस को कहते हैं एस्पाइनेज। इस एक्टिविटी को कहते हैं एस्पाइनेज।
नेक्स्ट वर्ड आता है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम द डिसीड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड और टेस्टेड। ये एक मेडिकल प्रोसेस है जहाँ पे डिसीज, खासतौर पे कैंसर की बात करते हैं तो ना बॉडी में से टिश्यू लिया जाता है ये देखने के लिए कि कैंसर किस स्टेज का है। दिस होल प्रोसेस कॉल्स बायोप्सी। लेकिन आप इसे ऑटोप्सी से रिलेट मत करिए, ऑटोप्सी डेड बॉडी की होती है, बायोप्सी जो है वो एक पेशेंट की हो सकती है ये जानने के लिए कि उसे किस स्टेज की बीमारी है। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। कभी कोई कंपनी छोड़ के जाता है तो उसके लिए जो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में कि उसका कैरेक्टर कैसा है, इसके लिए क्या दिया जाता है? टेस्टिमोनियल। द वर्ड इज टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट आता है आपके पास कह 16 to 20 क्वेश्चंस हैं। ये आपके हैं इडियम एंड फ्रेजेस। ही वॉज डाउन इन द माउथ, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। तो अगर वो इलेक्शन में डिफीट हुआ है, डाउन इन द माउथ है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसने मतलब एक हार का सामना किया है, तो खुश तो वो होगा नहीं, तो वो क्या होगा? वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, वेरी डिप्रेस्ड। नेक्स्ट आती है बात, कह रही ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। तो उसने आपकी बात को अनसुना कर दिया है। टर्न डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना। टर्न ब्लाइंड आई ये भी होता है। टर्न ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना, राइट। और मुसीबत के समय में दोनों ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर भी नहीं करना चाहिए, टर्न अ ब्लाइंड आई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे हालात में जो साथ नहीं देता है वो बंदे को ज़्यादा याद रहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? पे नो हीड। उसने उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है। ही पेड नो हीड, टर्न्ड अ डेफ ईयर। नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे यू हैव टू बी टेक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आपको तो पता ही है ना, हॉर्स जो है उसके पीछे कार्ट होता है। इफ़ आई एम द हॉर्स, पीछे कार्ट है जिसको मुझे पुल करके लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या करें? कार्ट हॉर्स के आगे लगा रहे हैं, तो यानी कि चीज़ों को करने का ढंग ही गलत है। टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। नेक्स्ट आता है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। कोई ऐसी चीज़ आपने रखी हुई है अपने पास जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, सीक्रेट है वो। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, दैट मीन्स टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी आपने इस बात को छुपा के रखा हुआ है। ठीक है। द नेक्स्ट आता है द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। सो अगर कॉल्ड फॉर की बात करते हैं, कहने का मतलब क्या है? देखिए जो ऑफिसर है, ठीक है, कैश अगर कैशियर के पास है तो ऑफिसर फाइनली सिग्नेचर करके बताता है कि ठीक है ये इन है, ये आउट है। लेकिन अगर उसमें शॉर्टेज दिखाई देता है तो उसकी उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी कि ही डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास हैं, स्पॉट द एरर्स। क्वेश्चन पढ़िए, ईच आइटम इन दिस सिलेक्शन हैज अ सेंटेंस विद द 3 अंडरलाइन पार्ट्स labeled A, B, C, D. Read each sentence to find out whether there is any error. Indicate your response in the answer against the correct letter A, B, C, D. If you find no error, then response should be D. Carry the doctor advice. Subject verb agreement का ये एक क्वेश्चन है, राइट। डॉक्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूसेज होता है, तो या तो होना चाहिए द डॉक्टर एडवाइज्ड या होना चाहिए द डॉक्टर एडवाइजेस। सो ए पार्ट जो है उसमें ही एरर है, ए पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है। द डिफिकल्ट टास्क ऑफ राउंडिंग हर अप
and holding her down wasn't his most greatest concern about the examination, right? So यहाँ पे बात करते हैं कि the difficult task of rounding her up and holding her down wasn't his most greatest. ऐसा कभी भी नहीं होता कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट भी लग जाए और EST भी लग जाए, दोनों में से एक ही चीज़ लगती है. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे नहीं कह सकते मोर टॉलर एंड मोर टॉलेस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट, ये नहीं कह सकते. या फिर हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट. ऐसा सुना है कभी आपने, मोर इंटेलिजेंटर, मोस्ट इंटेलिजेंटेस्ट? ये तो होता ही नहीं है. तो मोस्ट और ग्रेटेस्ट एक साथ लिखना गलती है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्रीज का एरर है. चलिए जी. द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ स्टनिंग पेंटिंग यूजिंग अ वाइड रेंजेस. बेटा अ लिखा हुआ है, वाइड रेंजेस अपने आप में सवालिया निशान है कि ये अ कहाँ से आ गया, ठीक है. इसलिए इस सेंटेंस में क्या गलत है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट आता है, इवन दो वन ऑफ माई फ्रेंड कंसीडर्ड अ करियर इन इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ही फाइनली डिसाइडेड ऑन अ फिजिक मेजर. इसमें बेटा दो एरर आ गए आपके पास. पहला तो इवन दो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा. मैंने आपको ये बताया हुआ है क्लास में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिया जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. और दूसरा एरर है ऑन फिजिक्स मेजर, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट का नाम जो है मैथमेटिक नहीं होता, क्या होता है, मैथमेटिक्स. इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स. इसी तरह से फिजिक नहीं होता, क्या होता है, फिजिक्स. तो ये जो आपको आंसर अभी मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी चूज़ किया है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा यहाँ पे. अगला चलते हैं. द डिश इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेज इन द रेस्टोरेंट्स मेन्यू. दिस डिश इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेज इन द रेस्टोरेंट मेन्यू. देर इज़ नो एरर, देर इज़ नो, आंसर इज़ डी एंड द ऑप्शन इज सी. कभी कभी हम ये भी गलतियां कर लेते हैं, ऑप्शन सी है, आंसर डी है, ठीक है. तो ये भी देखा करो एग्जाम में, आप तो सीधा डी मार्क कर दोगे, बी नहीं, डी, ठीक है. जोशी द स्पोर्ट्स रिपोर्टर ऑलवेज रिपोर्ट एनी इवेंट लाइक इट. जोशी द स्पोर्ट्स रिपोर्टर ऑलवेज. अब जोशी जो है इसकी बात हो रही है, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट. अब जोशी जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगल वर्ब होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आना चाहिए था. सो द आंसर इज बी, राइट, द आंसर इज बी. नेक्स्ट, द डायरेक्टर विद ऑल हिज एम्प्लॉयज वर फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. बेटा अब सेंटेंस देखिए, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये विद ऑल हिज एम्प्लॉयज, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है और आपका सब्जेक्ट भी नहीं है. आपका सब्जेक्ट है डायरेक्टर जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगल वर्ब का रूल लगता है, तो क्या आना चाहिए, वॉज. इसलिए ऑप्शन सी इज द आंसर. सी और बी, हाँ बी ऑप्शन इज द आंसर. The next one, many a books teaches us how to follow our dreams. अब many a आपको बताया है मैंने क्लास में, many a के बाद जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो सिंगल लिखा जाएगा, many a book होना चाहिए. देखिए क्लास में हमने किया है many, a great many या फिर a good many. ये जाते हैं प्लूरल, राइट, जबकि मैनी अ और मैनी एन ये आपके हमेशा ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर. मैनी अ या मैनी एन ये आपके सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं. अगली बात आती है, नाउ अ स्टडी यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस predisposed to Alzheimer's disease have shown that
ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रिसीड्स बिफोर द प्लेग्स। सो द सेंटेंस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए वो सही है कि नहीं। नाउ डेज अ स्टडी, राइट, बात स्टडी की हो रही है। यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस प्री डिस्पोज्ड टू एल्जाइमर्स डिसीज हैव शोन। अब ये हैव लगा किसके लिए? स्टडी के लिए। स्टडी के लिए तो हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? हैज़ होना चाहिए था। बस इतना सा एरर था। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज बी। Here we go. Sakina along with her children have gone abroad. सिंपल सी बात है, along with जब भी आता है सेंटेंस में तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट सकीना है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैज़। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, विद हर चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है? सकीना। एंड अकॉर्डिंगली आंसर आया आपका ए, यानी कि बी ऑप्शन। आई वंडर्स होता ही नहीं, आई के साथ V1 लगता है, पढ़ते ही सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द आंसर। अगली बात करते हैं शी एज वेल एज आई। एज वेल एज के केस में शी सब्जेक्ट को देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैज। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आता है इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स दैट वॉज नॉट इवन नीडेड अटेंशन। अब जरा ध्यान से समझते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स दैट, ये दैट जो है वो किसके लिए लगा है? दैट लगा है प्रॉब्लम्स के लिए। कह रहे हेल्पफुल होने की बजाय वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था जिनको अभी अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं थी। दैट किसके लिए लगा? प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वर। सो द आंसर इज यस, सी ऑप्शन। कह रहे द लीडर ऑफ द फुटबॉल प्लेयर मेक ऑल द डिसीजन फॉर द एंटायर ग्रुप। अब देखो, मैंने आपको क्लास में भी ये समझाया हुआ है, आपका सब्जेक्ट लीडर है और ऑफ ऑल द प्लेयर्स ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लीडर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेक्स। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, दैट इज वाई ए ऑप्शन इज द आंसर। कह रहे द अप्रोच अलोज स्टूडेंट्स टू चूज अ टॉपिक दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड पैशंस। द अप्रोच अलोज, ये अप्रोच लोगों को बताती है, स्टूडेंट्स को ये समझाती है कि चूज अ टॉपिक, वो टॉपिक चूज कीजिए जो, ये जो किसके लिए लगा? टॉपिक के लिए। और टॉपिक के लिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? अलाइंस, दैट अलाइंस विद देयर इंटरेस्ट। सो द आंसर इज बी। द नेक्स्ट वन इज सुप्रियोरिटी। इसके लिए वर्ब लगा लीड्स, बिल्कुल ठीक है। सुप्रियोरिटी लीड्स टू अ पर्सन बिकमिंग पॉम्पस एंड एरोगेंट, बिलीविंग दे आर मोर बेटर देन अदर्स इन एवरी वे। सुप्रियोरिटी लीड्स टू अ पर्सन, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक जा रहा है। पर्सन बिकमिंग पॉम्पस एंड एरोगेंट, सुप्रियोरिटी एक बंदे को एरोगेंट बनाती है। तो अब यहाँ पे पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो है दे, जो कि गलत है। यहाँ पे ही इज यूज होना चाहिए, दे आर की बजाय ही इज। सुप्रियोरिटी लीड्स टू अ पर्सन बिकमिंग पॉम्पस एंड एरोगेंट, बिलीविंग ही इज मोर बेटर देन others in every way. That is the answer, and of course C option is the answer. Owing to bad weather, the aeroplane including its passengers were, अब including देखो, owing to the bad weather की वजह से the aeroplane including its passengers, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है एरोप्लेन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? was expected to be late for the time of departure. एरोप्लेन के लिए ये वर्ड लगा है। सो यहाँ पे were expected की बजाय was expected होना चाहिए था।
एरोगेंस कोज, नहीं जी, एरोगेंस कोजेस, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, राइट. सो ए ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लीजा द क्लोजेस्ट पर्सन टू अ फैमिली दैट शी हैड नो अदर देन इज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. बेटा अब तो पहली बात समझिए, अकॉर्डिंग टू लीजा, लीजा के अकॉर्डिंग द क्लोजेस्ट पर्सन्स, एक पर्सन जो क्लोजेस्ट पर्सन है उनकी फैमिली के, दैट शी हैड नो अदर देन. अब ये दो बंदे हैं, पेरेंट्स भी हैं और सिबलिंग्स भी हैं, ज़्यादा ही होंगे, तो इज की बजाय क्या होना चाहिए था, आर. दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट आते हैं सरप्राइजिंगली वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु वर नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड्स वर देयर. ठीक है, कह सरप्राइजिंगली वन ऑफ द सेलिब्रिटीज जिन्हें नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, अवार्ड के लिए, वो वहाँ पे था. अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं, वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु वर नॉमिनेटेड, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ तक हम ख़त्म कर देते हैं. सरप्राइजिंगली वन ऑफ द सेलिब्रिटीज वॉज देयर होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, वर देयर की बजाय. अगर मैं कहूँ वन ऑफ द पेन्स, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी इज रेड, वन ऑफ द पेन्स इज रेड, राइट. अब वन पूरे सारे पेन्स पड़े, उनमें से एक पेन जो है वो रेड है, तो वो सिंगल ही जाएगा, राइट. सो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बनेगी वॉज देयर. आपको ये बात समझ में आई है? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को. मैंने कहा वन ऑफ दीज बॉयज इज सचिन, राइट. अब काफ़ी सारे लड़के हैं, मैं उनमें से एक की बात कर रही हूँ. मैं कह वन ऑफ दीज बॉयज इज सचिन, ऑफ कोर्स, राइट. अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, वन ऑफ दीज बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड इज सचिन. जब मैंने ऐसा कहा तो इस सेंटेंस में फिर से बात क्या आई कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, वन ऑफ दीज बॉयज जो बाहर वेट कर रहे हैं, इसका आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है. बॉयज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन से बॉयज़, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, वन ऑफ दीज बॉयज इज सचिन. वही मुद्दा यहाँ पे था, वन ऑफ द सेलिब्रिटीज वॉज प्रेजेंट. ये जो बात आपको गिवन थी, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ली जाएगी, राइट. इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा और ए ऑप्शन इज द आंसर. बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 45 की. 41 to 45 आपने करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो चूज करना है. आप देखिए डायरिया के स्पेलिंग दे रखे हैं, तो डायरिया के स्पेलिंग में DIARRHOEA, बिल्कुल राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्क्रिपेंसीज. डिस्क्रिपेंसीज में DIS, बिल्कुल ठीक है. CRI नहीं होता, E होता है, ये भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आता है एरोनियस. स्पेलिंग पढ़े ERRONEOUS, फर्स्ट ही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास एक्विजिशन. एक्विजिशन में ACQUI, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नहीं गलत. फिर AC, यहीं पे गलत हो गया. फिर ACQU, बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट वन. अगली बात करते हैं, तो क्लैंडस्टीन के स्पेलिंग आते हैं CLAND. यहाँ पे IS तो बिल्कुल नहीं होता, ES होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट. अगली बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस बनाने की, रीअरेंजमेंट की. कह रहे रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस ABCD इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब जरा यहाँ पे पहले बात करते हैं. पहला, इंडस्ट्रीज ऑल्सो आर नॉट बिहाइंड इन दिस रेस. इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ये वर्ड बताता है कि ये आपके सीक्वेंस की पहली लाइन नहीं हो सकती.
इंडस्ट्रीज भी इस मामले में पीछे नहीं है, कौन सा मामला है ये भी नहीं पता, और इंडस्ट्रीज के आगे कौन है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ऑल्सो का मतलब है इससे पहले भी कोई आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास अफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल विल बी अ सिग्निफिकेंट मेजर। अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे, बहुत ज्यादा अगर हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो बड़े आराम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक नहीं पता चला है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर अस। ये मुद्दा आया है हमारे पास कि रीअरेंजमेंट में पहली बात आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिलना बहुत आसान होता है। एयर और वाटर पोल्यूशन जो है इसकी बात हो रही है, इसने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं, यानी कि सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होगा 100%। Measures like checking of emission and planting of trees may slightly help to reduce the menace। के मेजर्स हमें लेने चाहिए क्या, कि हमें एमिशंस को कंट्रोल करना चाहिए जो गैसेस एमिट होती हैं, हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, लेकिन ये स्लाइटली हेल्प करेगा, थोड़ी सी हेल्प करेगा। अब देखो ये लार्ज स्केल पे करेगा, ये स्लाइटली हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं पे डी और बी में कनेक्शन तो है। अब बी डी आएगा या डी बी आएगा वो जरा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास मोटर व्हीकल्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द एयर पोल्यूशन। अब पहली बात करें, एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो है बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, मोटर व्हीकल इसके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सी के साथ ई स्टेटमेंट जो है वो पेयर कर रही है। अब सी ई के बाद बात करते हैं, बट दिस हेल्प वुड बी ओनली मार्जिनल। कौन सी हेल्प वुड बी ओनली मार्जिनल? मे बी ये वाली डी वाली सिर्फ मार्जिनल हेल्प हो सकती है, राइट। अब जरा सारा सीक्वेंस हमें देखना चाहिए, सी ई भी है हमारे पास, डी बी भी है हमारे पास, किस तरह से लगाया जाएगा। तो सी ई से पढ़ना शुरू करते हैं। वाटर, एयर एंड वाटर पोल्यूशन बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए, मोटर व्हीकल्स इसके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है, इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। अब हमें मेजर्स लेने चाहिए। कैसे मेजर्स लेने चाहिए? कि हम एमिशंस को रोकें, हम ट्रीज को प्लांट करें, ताकि ये हमें हेल्प हो सके, लेकिन ये स्लाइटली हेल्प होगी। अब डी आएगा यहाँ पे। अब कह रहे बट दिस हेल्प वुड बी ओनली मार्जिनल। अब ये एफ आएगा यहाँ पे। असली हेल्प क्या होगी? व्हेन वी विल डू अफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल विल बी अ सिग्निफिकेंट मेजर। तो ये यहाँ पे आपका जो है बी, ये आपका लास्ट में जाएगा, CEA DBF, CEA DBF। अब पहले ना आप इसको, क्योंकि आपके लिए तो सीक्वेंस ऐसा है, आपको पूछा गया है कि थर्ड कौन सा है। अब थर्ड आपके पास क्या बनता है? ए, तो ए ऑप्शन इज द आंसर, राइट। फिर आपको पूछा गया है कि सिक्स्थ कौन सा है, तो सिक्स्थ हमारे पास कौन सा बना था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बी बना था। तो यहाँ पे सिक्स्थ आपके पास है बी, लेकिन ऑप्शन फिर से ए आंसर है, राइट। इसके बाद बात करते हैं, तो हमसे पूछा गया है फोर्थ क्या है। फोर्थ आपके पास है डी, और अगर डी आपको पूछा गया है तो डी और डी ही इसमें भी ऑप्शन है। फोर्थ के बाद आपको पूछा गया है सेकंड कौन सा है। सी के बाद मेरे ख्याल से तो ई आया था शायद, पर एक बार देख लेते हैं। यस, सीई आया था सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ई मार्क किया भी हुआ है। एंड लास्ट आपके पास आया था, फर्स्ट का पूछा गया था, तो फर्स्ट सी ऑप्शन है, वही इसका आंसर भी है। तो आपका जो सीक्वेंस बना था CEADFB। बेटा इस तरह के बहुत सारे जो अब टेस्ट हैं वो रेगुलर लेवल पे आपको करवाए जाएंगे, और इसके लिए अगर आपको टेस्ट पहले से पता हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स विजन का टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें टेस्ट है। आप उस टेस्ट को दीजिए, फिर उसके टेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको साथ साथ में मिलती जाएगी। थोड़ा थोड़ा रोज प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम तक हम बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश का जो एग्जाम है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।